आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सवाल पूछा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही एक ही चीज जपते थे, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अडानी अंबानी। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, इन्होंने अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया। आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। पीएम मोदी ने कांग्रेस से सवाल किया है कि आपने रातों रात अडानी अंबानी को गाली देना क्यों बंद कर दिया? काले धन के कितने बोरे भरकर रुपये मारे हैं? क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंचे हैं? क्या सौदा हुआ है? 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन अपने एक चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण को पार कर रहा है, वैसे वैसे मोदी जी के हताशा दिखना शुरू कर दी। ये तो वो समझ गए हैं अंदर से कहीं ना कहीं कि बीजेपी हार रही, और हार इस तरीके से रही कि ऐसा ना हो कि 2004 का इतिहास फिर से दोहरा दिया जाए और कांग्रेस कहीं सिंगल लार्जेस्ट बड़ी पार्टी बन के ना उभरे। अब इन सब चीज़ों पे कभी वो राम मंदिर में ताला लग जाएगा, कभी पाकिस्तान का आक्रमण हो जाएगा, या पाकिस्तान से मिले हुए हैं, कभी चाइना से मिले हुए हैं। इस तरीके के भाषाओं का इस्तेमाल करते करते अब थक गए। थक क्यों गए? वो थक इसलिए गए कि ये सब चीज़ें जनता सुन नहीं रही थी। जनता आज की डेट में सुन क्या रही है? वो ज़मीनी मुद्दे कि महंगाई कहाँ है, भ्रष्टाचार क्यों है, क्यों इतनी महंगाई आज की डेट में हमारी कंट्री में है, जबकि अपना देश 80% या 80% नहीं तो 70-75% ऐसे लोग हैं जो कि किसान हैं, यहाँ पे खेती होती है, उस पे लोग टिके हुए। उसके बाद भी हमारे देश में आज की डेट में बहुत ज़्यादा महंगाई है, जो कि 2004 से और 2014 से 2024 के बीच में अगर देखें तो हर चीज़ का दाम दोगुना हो चुका है। ये ज़मीनी मुद्दे अब हर एक आदमी मोदी जी से और उनके सारे प्रत्याशियों से पूछना शुरू कर दिया। अगर आप तीसरे चरण के इलेक्शन में देखें तो गांधीनगर से, गुजरात से अपने अमित शाह जी लड़ रहे हैं। अगर अमित शाह 10 साल से केंद्र में रह के और कम से कम 30 साल से हमें लगता है ज़्यादा वो स्टेट में रहे होंगे, उस इलेक्शन के बाद भी, इतना करने के बाद भी, और जिसको उनका गढ़ बोला जाता है उसके बाद भी, वो जहाँ पे वोट पड़ रहा है वहाँ पे उन्होंने राम भगवान का कटआउट लगाया। इसका मतलब ये है कि उनको अपने किसी भी आदमी पे विश्वास नहीं। अमित शाह और मोदी जी दो लोग ऐसे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो किसी पे विश्वास नहीं करते सिवाय अपने दोनों। ये एक दूसरे पे विश्वास करते और किसी पे विश्वास नहीं करते। अब रही बात इनके भाषण, अंदर खाने हो सकता है इन्होंने ही मांगा हो उनसे कुछ पैसे, भाई मुझे जितवाने के लिए दे दो, उन्होंने मना कर दिया हो।
क्योंकि हो सकता है अंबानी और अडानी को समझ में आ गया हो कि भाई सरकार बदल गई या इनके हाथ से खिसक गई मोदी के हाथ से, तो क्या करेंगे। हो सकता है इन्होंने पैसे मांगे हों, भाई हमें दे दीजिए गुजरात में, तेलंगाना में लगाने के लिए, बिहार में इस समय लगाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड तो इन्होंने ही शुरू किया था, कांग्रेस ने तो शुरू नहीं किया था। इसीलिए अब मुद्दे इनके पास कुछ नहीं, तो मुद्दे ढूंढ रहे हैं। तो मुद्दा अब इनके पास ये होना चाहिए, करप्शन का मुद्दा कांग्रेस पे ले आओ। तो कांग्रेस पे करप्शन का मुद्दा, अभी तो कांग्रेस 10 साल से सत्ता में नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में भी नहीं है। तो अब इनको करप्शन का मुद्दा कहाँ से ढूंढना है। तो इन्होंने क्या काम करे, अडानी और अंबानी को बता दिया कि भाई नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने पैसा ले लिया है, भर भर के पैसा लिया है। अगर आपको पता है इन्होंने भर भर के पैसा लिया है, तो उस पैसे को 10 साल आप इंतजार कर रहे थे कि 2024 का इलेक्शन आए फिर दें। और अगर वो कांग्रेस को दिए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भी दिए होंगे। इसका मतलब आप भी उतने ही करप्ट हुए जितना कांग्रेस को आप करप्ट बोलते हैं। अगर हम उनकी भाषा को ही सत्य मान लें और 2014 के आम जनता की बात को मान लें, भाई तभी आम जनता ने उनको 52 सीट दी थी, 50 सीट दी। इसका मतलब बीजेपी भी आज उसी में लिप्त है और आज बीजेपी को भी 50 सीट ही मिलने वाली, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि वैसी ही लहर अंदर खाने चल रही है जैसी कभी 2014 में सामने मिली। तो बीजेपी को ये बात समझ में आ गई, मोदी जी की खिजाहट है कि जो ये बोलने पे मजबूर हो गए कि भाई अडानी और अंबानी अब कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। अगर कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं अडानी और अंबानी, इसका मतलब है सीधे शब्दों में कि कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब कि आप प्रधानमंत्री जी और अमित शाह ये समझ चुके हैं कि अब वो सत्ता से बाहर। उन्होंने एक और चीज बोली है कि कांग्रेस के लोगों ने लोगों के सपने तोड़ दिए, देश डूबे तो डूबे लेकिन परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी हमेशा नेशन फर्स्ट की नीति पे काम करती है, लेकिन कांग्रेस हमेशा फैमिली फर्स्ट की नीति पे काम करता है, जैसे बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली एंड ऑफ द फैमिली। यही पूरा कांग्रेस का खेल है। साथियों, बीजेपी हमेशा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस फैमिली फर्स्ट इस पर चलती है। ये लोग ऐसे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, यही इनका खेल है। कांग्रेस और बीआरएस में कोई अंतर नहीं है। देखिए 2014 से मोदी जी के नाम पे अगर कोई वोट मांगे जाके कि मोदी जी गुजरात में कैसा काम किए थे या 2014 से 2024 में क्या काम किए, उस नाम पे वोट दीजिए, तो शायद बीजेपी 10 सीट भी ना पाए, शायद बीजेपी 10 सीट भी ना पाए। और साथ ही साथ मोदी जी बनारस से बिहार जाए, मोदी जी के खुद के काम में। मोदी जी को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको सत्ता में बने रहना है या वोट आपको पाना है या कहते हैं ना लाइमलाइट में हमेशा फ्रंट पे दिखते रहना है, तो मुद्दों की बात मत करिए, हमेशा कांग्रेस को दोष दीजिए कि उन्होंने 40-50 साल 70 साल राज किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और कांग्रेस के साथ साथ उनको पता है कि इस देश का सबसे महत्वपूर्ण फैमिली, सबसे बड़ी फैमिली गांधी फैमिली है, तो उन पे बोलते रहिए। बहुत सीधी सी बात है, आज कोई भी आदमी अगर मोदी जी के खिलाफ बनारस में खड़े होकर बोले तो फेमस हो जाएगा, उसको 4 लोग जानेंगे, हो सकता है उसको वोट भी मिल जाए। एक अभी मैंने कहीं देखा है कि एक आदमी मिमिक्री करता है मोदी जी और वो बनारस से लड़ने जा रहा है। कुछ दिन पहले वो आदमी मिमिक्री करता था तो उसके ऊपर देशद्रोह पता नहीं कौन कौन सा केस लगा दिया इन्होंने। अब वो जाके वहां से लड़ रहा है, वो सीधे यही बात बोला, कम से कम मैं फेमस हो जाऊंगा। ऐसे ही 2-4-10 लोग और लड़ने चले जाएंगे। अमित शाह जी जिस सीट से लड़े, वहां 39 प्रत्याशी थे जिनको जबरदस्ती दबाव डाल के 13 या 16 लोगों को वापस नाम कराया। तो बीजेपी में जो ये अपने मोदी जी हैं, इनको पूरा पता है कि गांधी फैमिली के बारे में हमेशा बोलते रहो, अच्छा बोलो, बार बार बोलो, उन्हीं का एक भाषण बार बार बोलो,
झूठ बोलो, कई बार बोलो, बोलते ही रहो, तो वो समझते हैं गांधी फैमिली के बारे में बार बार बोलते रहो तो हमारा नाम आगे लाइमलाइट में रहेगा। उनको और कोई मतलब। अब रही बात देश तोड़ने की या देश जोड़ने की, तो मोदी जी खुद ही बोल रहे हैं, अपने ही भाषण में बोल रहे हैं, अडानी और अंबानी ने अभी बहुत सारा काला धन दिया है। इसका मतलब 10 सालों में आपने अडानी को जो 0 से 100 तक पहुंचाया, इसका मतलब आपने उसको छूट दी कि काला धन कमाओ भाई जम के। अब वो बंदा पलट गया आप ही की तरह, जैसे कभी आपको अटल जी और अडवाणी जी इतना ऊंचाई तक लेके आए, आपको खड़ा के चाहते तो गोधरा कांड में आपको साफ कर देते, लेकिन अडानी जी इनको बोले नहीं नहीं हम ये सही काम कर रहा है, आज उनको यहाँ तक लाए, आपने उनको साइडलाइन कर दिया। अब ऐसे ही अडानी और अंबानी ने भी समझ लिया कि भाई अगली बार अगर ये प्रधानमंत्री आदमी बन गया, हो सकता है कि पूरा का पूरा हमसे ही सामान छीन ले, हमें ही खत्म कर दे। इस वजह से अब इनके पास तो कुछ है नहीं, इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं। फिर एक सिर्फ पूरे देश में इनके पास एक मुद्दा है, गांधी फैमिली, और कुछ नहीं। कांग्रेस ने ये काम नहीं किया, गांधी फैमिली। यही ठीक अमेठी में भी मुद्दा था। राहुल गांधी ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल किया और अमेठी से स्मृति ईरानी के जो भी मुद्दे थे वो छीन लिए। तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है आज की डेट में, मुद्दा विहीन हो चुकी है बीजेपी, अपने ट्रैक से हट चुकी है। एक ही मुद्दा उनके पास है, कैसे भी भ्रमित करना आप, क्योंकि अब तो ना उनका हिंदू मुस्लिम का भी चल रहा है, ना कोई पाकिस्तान उनका सुनना चाह रहा है। बाबरी ताला लग जाएगा, वो भी कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा। अगर मैं कहीं से गलत नहीं हूं, अगर वो 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है, अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोग समझ गए कि अनाज लेना पाप है, तो ये पूरी की पूरी सीट उत्तर प्रदेश की हारेंगे और इनको पता है। मोदी जी का ये भी कहना है कि करप्शन कांग्रेस और बीआरएस का कॉमन कैरेक्टर है। उन्होंने सीधा कैरेक्टर पे बात उठा दी है। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर मोदी जी बोलते हैं किसी को कि करप्शन उनका कैरेक्टर है, तो अभी अपने भाषण में उन्होंने बोला कि अडानी और अंबानी भर भर के पैसा दे रहे हैं। अगर आपको पता था कि वो 10 सालों में करप्शन कर रहे हैं तो आप बैठे थे? अगर आप कोई आदमी कहते हैं ना कि कोई आदमी अगर किसी का गलत करे या मर्डर करे, तो जितना पापी हो उससे ज़्यादा पापी वो है जो उसको देख रहा है, जो उसको जानता है कि ये करने वाला है। आपने करप्शन करने की परमिशन दी अडानी अंबानी को, तभी तो आप बोल रहे हैं कि उतना पैसा दे रहा है। यानी कि आप खुद, आपके कैरेक्टर में ये घुसा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड को हमारी सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट क्यों बोलती कि गलत है? अगर उसमें थोड़ी बहुत भी अच्छाई होती, जैसे कि राम मंदिर का जब रिजल्ट आना था, जब वो सुनवाई हो रही थी, उसमें थोड़ा बहुत भी पता चला कि यहाँ राम जी का ही स्थल है, तो तुरंत उन्होंने बोल दिया हाँ जी राम जी का ही स्थल। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड आपका कहीं से भी सही होता तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत बोल देता कि हाँ भाई ये सही है, इसको आप कंटिन्यू करिए, इससे ब्लैक मनी जनरेट नहीं होगी, काला धन इससे नहीं जनरेट होगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये पता था कि ये बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर है और अंदर ही अंदर ये एक फिरौती करने का तरीका, तभी सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था ने इसको बंद किया। तो ये तो मोदी जी के कैरेक्टर में, मोदी जी के कैरेक्टर में एक और विशेषता, दूसरों पे हमेशा आरोप लगाओ, अपने आप को हट जाओ और भ्रमित करो जनता को। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये बीजेपी की बौखलाहट है जो अब नजर आ रही है भाषणों में? देखिए, जिस अडानी और अंबानी के विषय में मोदी जी ने 10 साल कभी नहीं, जिस अडानी के चार्टर्ड विमान में बैठ के टहला करते, आज अगर उस अडानी के बारे में बोल रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं और वो भी तेलंगाना में बोल, तो ये मान के चलिए कि अंदर से कहीं ये पता चल चुका है इनको कि अडानी और अंबानी ने इनका साथ देना छोड़ दिया है और आम जनता ने भी इनका साथ देना छोड़ दिया है। इसीलिए ये बार बार बोल रहे हैं, ताकि अगर किसी भी तरीके से ये सत्ता में नहीं आए तो इनके पास बोलने को रहे कि भाई किस वजह से हम हारे। और इनको ये पता चल चुका है कि हार। हाँ, आज की डेट में इनको सिर्फ विश्वास किस पे है? देखिए, इनको आम जनता पे भी विश्वास नहीं। अगर आम जनता पे विश्वास होता तो बहुत सीधी सी बात है, कहीं कोई स्टेट का इलेक्शन हारते तो कुछ नहीं बोलते, स्टेट के इलेक्शन हारने के बाद भी वहाँ सत्ता गिरा देते हैं। यानी कि सीधे सीधे आम जनता पर चोट है, भाई तुम वोट दो मुझे चाहे नहीं दो, मैं तो अपने मन के कर। ऐसे ही यहाँ पे भी इनको आम जनता पे किसी विश्वास, इनको आज की डेट में सिर्फ 2-3 चीज़ों पे विश्वास है। वो है अपने ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर
इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ईडी के ऊपर, आईटी के ऊपर और सीबीआई, और किसी भी संस्था, किसी भी आदमी विश्वास नहीं। अगर आप वोट दें नहीं दें, इनके मनसा ये हम अपना वोट खुद क्रिएट कर, वोट क्रिएट कर लेंगे और हम जीत जाएंगे। तो ये इनके बौखलाहट है, ये समझ रहे हैं हार रहे हैं। इनको ये भी पता है कि ये एक एजम्पशन ही लगा सकते हैं, या तो फिर ये इतना बड़ा घोटाला कर दें कि 90 सीटों पे इलेक्शन हुआ या 102 पे हुआ या 80 पे हुआ, इसको पहले ही काउंटिंग करा के सब में देख लें, फिर उस हिसाब से उसमें मैनिपुलेट कर दें। इतना हो सकता है ना कर पाएं, लेकिन अगर इतना कर लेंगे तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर इतना नहीं कर सकते ये, तो ये मान के चले इनको पता है कि हार रहे हैं और 100% हारे। खैर, जिस तरह से बीजेपी के भाषण सामने आ रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी फिलहाल बौखला गई है शायद हार के डर से? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।